देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग शुरू। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान। यूपी की 14 सीटों पर शाम 7 बजे तक वोटिंग। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान। फैजाबाद में पहली बार वोटिंग। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, जालौन, झांसी, हमीरपुर समेत कौशांबी, कैसरगंज, गोंडा में चुनाव। 5वें चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। राजनाथ, राहुल और स्मृति ईरानी के भाग्य का फैसला। दांव पर वीआईपी चेहरों के साथ। रायबरेली बचरावा पहुंचे राहुल गांधी। पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण में पहले हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी किए। छठे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार। छठे चरण में 7 राज्यों में 57 सीटों पर होना है चुनाव। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार। दिल्ली, राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार में सूरज की तपिश से कोहराम। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ पे। दरअसल यूपी में आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन यूपी में 6 सीटें फंस गई हैं। अब ये 6 सीटें कौन सी हैं जो फंस गई हैं, इन पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। तो देखिए, 14 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जो फंस गई हैं। इंडिया गठबंधन ने 6 सीटों पर पेच फंसा दिया है। 14 में से 6 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कौशांबी, रायबरेली, अमेठी सीट फंसी हुई नजर आ रही है। वहीं कैसरगंज सीट की बात कर लें और मोहनलाल, बाराबंकी में भी टक्कर देखने को मिल रही है। 2019 में 14 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यानी अगर रायबरेली सीट को हटा दें तो 5वें चरण की जो भी 14 सीटें हैं, इन सब पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। सिर्फ एक सीट रायबरेली, जिस पर कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी को जीत मिली थी। लेकिन अब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस 5वें चरण की 14 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जो फंस चुकी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में 6 सीटें फंस गई हैं। 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देता हुआ नजर आ रहा है। इनमें से कैसरगंज, बाराबंकी, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, इन सभी जगहों पर जो पेच है वो फंस गया है और राहें मुश्किल हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हम कह ले, वो यहां पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 की बात करें तो 14 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर है और मुकाबला बेहद भीषण। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की राहें आसान बिल्कुल भी नजर इन सीटों पर कम से कम नहीं आ रही हैं। इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। अलग अलग सीटों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके साथ में अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो कुल 14 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है, जिनमें से बहुत खास सीटें। अमेठी की बात करें, अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी इस बार भी स्मृति ईरानी ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से कह ले या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर किशोरी लाल शर्मा को उतारा गया है। अब कितनी टक्कर यहां पर दे पा रहे हैं वो बहुत अहम होगा। अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ अहम जानकारी आपको इन 6 सीटों से जुड़ी हुई सबसे पहले दिखाते हैं। तो यूपी में 6 सीटें फंस गई हैं। 5वें चरण के रण में 14 में से 6 सीटें ऐसी हैं जिन्होंने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लोकसभा सीटों में से 6 सीटें हैं जिन पर राहें बीजेपी की आसान नजर बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन ने 6 सीटों पर पेंच फंसा दिया है और मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा दी हैं बीजेपी के लिए। 2019 की बात करें तो इन 14 में से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही काबिज हुई थी। एक सीट ऐसी थी रायबरेली की, जिस पर कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार रायबरेली से राहुल हैं और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कह ले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। तो ये मुश्किलें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं बीजेपी के लिए और 2019 के मुकाबले इस बार मुकाबला और ज्यादा कड़ा हो गया है। 2019 में इन 14 सीटों में 13 पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने विश्वास मत दिलाया और जीत दिलाई, लेकिन इस बार 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंस चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए और राहें बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आ रही हैं। आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में 14
14 सीटें ऐसी हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है, लेकिन 6 सीटें ऐसी जहां पर मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा हो चुका है। तो 14 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं। उन 6 सीटों की अगर हम बात करें तो अमेठी, रायबरेली, कैसरगंज, मोहनलालगंज, बाराबंकी, इन सभी जगहों पर मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा हो गया है और देखना होगा कि आखिर किस तरीके से यहां पर जो जीत है वो पार्टी को मिल पाती है। बीजेपी के लिए मुश्किल है क्योंकि चाहे अमेठी की बात हो, स्मृति ईरानी प्रत्याशी थी, इस बार भी उनको ही बीजेपी ने उतारा, लेकिन किशोरी लाल शर्मा यहां पर बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, इस बार गांधी परिवार ने उनको प्रत्याशी बनाया है। हालांकि राहुल के नाम को लेकर चर्चा बहुत तेजी के साथ में हो रही थी, लेकिन राहुल को रायबरेली से उतारा गया। वहीं रायबरेली की बात कर लें तो उनकी मां का संसदीय क्षेत्र रहा, लेकिन इस बार राहुल उतरे हैं, तब यहां पर भी मुकाबला उतना ही कड़ा है। यहां पर देखिए बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर दिनेश प्रताप सिंह कितनी टक्कर दे पाते हैं। एक तरफ दोफाड़ भी बीजेपी में रायबरेली में देखने को मिली थी, चाहे आदित्य सिंह की बात कर लें, उन्होंने किस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह के प्रचार प्रसार से दूरी बनाई, ये सारी चीजें थी जो मुश्किलें बढ़ा रही हैं। और अलग अलग सीटों पर बात करने, कैसरगंज सीट हम बात कर रहे हैं, यहां पर भी करण भूषण को इस बार टिकट मिला है। जो ब्रजभूषण है उनके पता, लेकिन उनका टिकट काटा गया, करण भूषण को उतारा है। बाराबंकी की बात कर लें तो यहां पर कोई भी हैट्रिक नहीं लगा पाया है 3 बार, और पहले प्रत्याशी जो है वो उपेंद्र रावत यहां पर थे, लेकिन अब बीजेपी ने यहां पर राजरानी रावत को उतारा है। तो ये सारी अहम बातें आपको हम इन सीटों पर, इन 6 सीटों से जुड़ी हुई बता रहे हैं। मोहनलालगंज की बात कर ले तो बीजेपी से कौशल किशोर पहले की तरह इस बार भी प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से आर के चौधरी पर विश्वास दिखाया गया है और हमारे साथ में लगातार इसी पर खास बातचीत के लिए अलग अलग मेहमान भी जुड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ आपको बता दें कि मनीष पांडे रेजिडेंट एडिटर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं और केशवानंद शुक्ला हमारे साथ में है, रायबरेली से हमारे संवाददाता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की, मनीष जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। मनीष जी, आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है, अब कह लें कि अब लगभग समापन होने की तरफ चुनाव बढ़ रहा है, लेकिन इस 5वें चरण में 14 में से 6 सीटें ऐसी जिस पर बीजेपी की राहें बड़ी आसान पहले तो नहीं है। 2019 में हम बात कर ले 13 सीटें बीजेपी के पाले में थी, लेकिन इस बार 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंस गया है, जिन पर कहते हैं ना कि अब राहें आसान नहीं है। अमेठी, रायबरेली, मोहनलालगंज, इन सभी जगहों पर आपको क्या नजर आ रहा है? गरिमा, देखिए, बात रायबरेली से शुरू करेंगे। रायबरेली में जो 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में अगर आप देखेंगे तो 5 में 4 जो सीटें थी वो समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा सीटें थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। अब इसमें जरा वापस आइए, इसमें जो पहले तो 2022 के पहले अगर आप जाएंगे 2017 में जाएंगे तो ये 5 सीटें लगभग ये विपक्ष के पास थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं आई थी। वो तो थोड़ा सा बदलाव हुआ। आदित्य सिंह जो रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, विधानसभा चुनाव लड़ती थी, उनका थोड़ा सा झुकाव हुआ भारतीय जनता पार्टी में, वो आए तो रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिल पाई। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, बछरामा, हरजनपुर, सरेनी, ऊंचाहार, ये 4 जो सीटें हैं, 4 विधानसभा सीटें हैं, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। अमेठी एक बड़ी वजह रही है, चूंकि स्मृति ईरानी वहां से चुनाव जीती। अमेठी पहले राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र होता था, संसदीय क्षेत्र होता था, लेकिन राहुल गांधी यहाँ से वायनाड चले गए। तो वहाँ का अगर एक पोजीशन आप देखें तो वहाँ में 5 सीटें विधानसभा की थी, उसमें 5 में से 4 बीजेपी के पास हैं और एक समाजवादी पार्टी के पास है राजी प्रजापति की, जो गायत्री प्रसाद प्रजापति हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव की सरकार में, उनकी पत्नी है, उनके बारे में तमाम चर्चाएं हैं, वो सुना होगा। तो रायबरेली से ही शुरू कर लेते हैं। रायबरेली में माहौल तो पूरी बनाने की कोशिश की गई है। दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। दिनेश प्रताप सिंह जब 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे तो उस समय लगभग 3,67,000 वोट उन्हें मिला था इस लोकसभा सीट से, और 5,34,000 के आसपास जो है जो वोट था उसे वो कांग्रेस को मिला था। तो एक लंबा अंतर था, लंबा दायरा था वो आंकड़ा छूने के लिए। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी यहाँ लड़ रहे हैं तो बहुत सारे समीकरण बदले। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता, विधायक, मंत्री रहे। मनोज पांडे को रायबरेली से इस बार जो ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ते थे, उन्हें बीजेपी ने अपने पाले में खींच लिया है।
उसके अलावा बाकी जो सीटें हैं वो मैंने बताया आपको सपा में ही है। तो चूंकि दिनेश प्रताप सिंह जिन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया गया, दिनेश प्रताप सिंह का भी थोड़ा सा इतिहास समझ लेंगे इस सीट की लड़ाई के बारे में अगर हमें जानना है। दिनेश प्रताप सिंह का क्या बैकग्राउंड, क्या राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है। कांग्रेस की से ही निकलकर वो आए और नेता बने। जब यूपीए 1 यूपीए 2 की गवर्नमेंट में बताया जाता है कि कांग्रेस की सरकार में अच्छी खासी दखल हुआ करती थी रायबरेली से, चूंकि यहाँ पे सोनिया जी की ये लोकसभा सीट होती थी, तो एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व करते थे। और आज जो भी है, उनकी जो भी हैसियत है और जो भी आज अगर चुनाव लड़ भी रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही देन है कि कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने अपने आप को खूब मजबूत किया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 2017 से लेकर और अभी हमारा 2024 तक आप अगर इनका रिपोर्ट कार्ड वहां के क्षेत्र के लोगों से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि इनकी क्या धमक है जिले में। बहुत सारे लोग मतलब हो सकता है कैमरे के सामने ना कहें, लेकिन चूंकि जो इनका बैकग्राउंड रहा है, जो इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, तो तमाम जो रायबरेली जिला है उसमें ठेके पट्टों में दखल, तमाम चीज़ों में दखल, बड़ा ठीक ठाक दखल है। और अभी हाल में ही इन्होंने अपने परिवार की लड़की की शादी जो है बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक के लड़के से की है। तो ये तो रहा इनका राजनीतिक इतिहास। अब चूंकि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वहां राहुल गांधी की प्रतिकूल थी, चूंकि सोनिया गांधी ने वो सीट छोड़ी। सोनिया गांधी लगातार 2014 और 2019 में वहां से चुनाव लड़ी, वहां से जीत के आई। अमेठी अब उन्हें सेफ नहीं लग रहा था, इसलिए वो रायबरेली की तरफ आई। लेकिन रायबरेली का रुख करने के बाद भी अगर आप ग्राउंड लेवल पर वहां चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि वहां पर अभी भी दिनेश प्रताप सिंह, चूंकि वो ऐसे प्रत्याशी हैं, भले भारतीय जनता पार्टी का वो झंडा बुलंद कर रहे हैं, इसके पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ सके हैं, 3,67,000 वोट मिले हैं। लेकिन उनकी अगर जिले में ओवरऑल पब्लिक के बीच में आप इमेज की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अदिति सिंह जो विधायक हैं उनकी इमेज ज्यादा ठीक है, इनकी इमेज ज्यादा ठीक नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो कोर वोटर्स हैं वो दिनेश प्रताप सिंह के परिवार के परिवार के लोगों से आपने देखिए दिनेश प्रताप सिंह के बैकग्राउंड को लेकर काफी जानकारियां साझा की। हाँ, लेकिन अभी आपने नाम लिया अदिति सिंह का, ये नाम भी खूब चर्चा में था। चुनाव से पहले अदिति का नाम सामने आना और खास तौर पर सोशल मीडिया, अब तो चुनाव में काफी ज्यादा निकलकर सारी चीजें वहां पर भी होती हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो तस्वीर कांड हम कह लें या फोटो कांड कह लें वो हुआ, वो भी बहुत चर्चा में रहा और उसकी चीजें देखने को मिली। आज भी ये है कि वो अपने पड़ोसी क्षेत्र में जाकर प्रचार कर रही है बीजेपी के प्रत्याशी के लिए, लेकिन अपने ही क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए वो प्रचार प्रसार से दूर रही, बड़े मंचों से उन्होंने दूरी बनाई। तो ये जो दोफाड़ बीजेपी में हुआ रायबरेली में, ये भी कितना नुकसान दे रहा है, इस पर आपसे विस्तार से बातचीत करते हैं। आपको रोक रहे हैं, हमारे साथ में रायबरेली से हमारे संवाददाता केशवानंद भी हैं, उनके पास एक बार जाते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। केशवानंद, रायबरेली में फिलहाल वोटिंग किस तरीके से हो रही है, आज कितना उत्साह देखने को मिला? अभी जैसे कि मनीष जी को आपने सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए इमेज और धमक जो आपके क्षेत्र में होती है ये भी बहुत मायने रखती है। आज वोटिंग के दौरान जब लोग पहुंचे तब आपने उनसे बातचीत की, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? बिल्कुल, देखिए आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है और इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के राही ब्लॉक में, जहां आप देख सकते हैं लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं, लेकिन काफी जो सेंटर है वहां पे काफी सन्नाटा देखने को मिला, क्योंकि भीषण गर्मी का जो असर है वो देखने को मिला। ये देख सकते हैं तस्वीरें हैं पोलिंग बूथ के अंदर की, जहां पे काफी सन्नाटा है, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है, लेकिन जो गर्मी का सितम है वो काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो पोलिंग सेंटर यहाँ पे सन्नाटा है, लोग समय इसलिए लोग कम पहुंच रहे हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 बजे के बाद यहाँ पे लोग मतदान करने पहुंच सकते हैं। कुछ लोग अगर रायबरेली की बात की जाए तो खुद यहाँ पे आज जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, वो भी आज रायबरेली वही सर बहुत उन्होंने पछरावा रायबरेली कई ऐसी जगह रही है जहाँ पे वो पोलिंग सेंटर पे गए हैं और लोगों से बातचीत भी किया है, और लगातार वो जो है रायबरेली दौरा भी कर रहे हैं और एक बूथ पे अधिकतर जो राहुल गांधी है वो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो लोगों से साझा कर सके। और रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है। इस बार पहली बार रायबरेली से चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं रायबरेली का जो चुनाव है वो दिलचस्प देखने वाला होगा। बीजेपी से इस बार के जो बिल्कुल टक्कर बहुत कड़ी है, उसी पर हम
लगातार बात करें। शुक्रिया आपका केशव हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। मनीष जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। मनीष जी देखिए, संवाददाता हमारे यही कह रहे हैं कि बहुत कड़ी टक्कर है और इस बार राहुल गांधी पहली बार है। मैं सुबह दिनेश प्रताप सिंह का बयान सुन रही थी, जब वो वोट डालकर बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, बूथ से वो बाहर निकल रहे तो उन्होंने कहा कि देखिए सोनिया चली गई, प्रियंका चली गई, राहुल भी आए थे और चले जाएंगे। एक विश्वास उनको लग रहा है, भले वो उस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हो, लेकिन और आज हम चर्चा भी जिस चीज को लेकर बैठे हैं ना कि 6 सीटें फंस गई, लेकिन सबसे अहम इन 6 में भी अगर निकाले तो रायबरेली और अमेठी ही अभी भी मुझे नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि देखिए रायबरेली में बीजेपी के लिए एक कहते हैं ना कि जीत हार तो बहुत दूर की बात हो गई, अभी फिलहाल वो जो अंतर था सोनिया गांधी के साथ में वो बचा पाना भी थोड़ा मुश्किल है। हो गया सर, एक बार बात कर लें आपस में। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको दिनेश प्रताप सिंह के बारे में, दिनेश प्रताप सिंह ने पत्थर तो जरूर लगवा दिए हैं कि रायबरेली से 2000 किलोमीटर है वायनाड। आपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी होंगी कि रायबरेली में जगह जगह पे पत्थर लगवा दिए, जो माइलस्टोन आपने देखे होंगे माइलस्टोन जैसे लगते हैं दूरी नापने के लिए, उस तरह के माइलस्टोन लगाए गए हैं कि वायनाड 2000 किलोमीटर, यानी 2000 किलोमीटर दूर से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि जब यहाँ पर कांग्रेस की, चाहे सोनिया गांधी पिछले 10 साल से सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी, तो उनका कितना हस्तक्षेप होता था क्षेत्र में, उनके लोग, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर रायबरेली में लोगों की समस्याओं को सुनते थे या जो भी काम होता था, जो भी कामकाज होता था वो निपटाते थे। लेकिन जब से दिनेश प्रताप सिंह का वर्चस्व हुआ तब से एकाधिकार, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि एकाधिकार हो गया जिले में। उनकी खुद की विधायक अदिति सिंह, जिसको आपने देखा होगा कि उन्होंने लिखा था कि सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं, वो यहीं अंबेडकर नगर में रितेश पांडे के लोकसभा क्षेत्र में, उनके वो भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, रितेश पांडे के लिए वोट मांगते हुए दिख रही हैं। लेकिन रायबरेली में कहीं भी वो वोट नहीं मांग रही हैं। रायबरेली में किसी भी राजनीतिक मंच पर उन्हें नहीं देखा गया। इवन मुख्यमंत्री से लेके और उप मुख्यमंत्री तक सभी लोग लगभग जा चुके हैं। और सुनने में तो ये आया कि बीजेपी के चाणक्य जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी बिठा के बाकायदे समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वोटों के जो अंतर की बात कर रहे हैं आप, वोटों के अंतर का मतलब मैंने जो इक्वेशन बताया था कि 5 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। समाजवादी पार्टी का एक विधायक आप तोड़ ले आए, मनोज पांडे को, तो आप ये मान के चलिए कि मनोज पांडे के जो समर्थक होंगे वो राहुल गांधी को वोट नहीं देंगे। लेकिन मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक थे, तो समाजवादी पार्टी के वोटर तो मनोज पांडे को वोट देते थे। अदिति सिंह आपकी विधायक थी, तो अदिति सिंह के सपोर्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्हें वोट देते ना। लेकिन आप मनोज पांडे को ले आए और अदिति सिंह की नाराजगी आपको झेल नहीं पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो मतलब बिल्कुल वो कह रहे हैं कि प्लस माइनस मिला और रिजल्ट 0, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें, वो अंतर छिटक गया, इक्वेशन नहीं बन पाया। 2019 का परिणाम देखेंगे, 2019 में 5,34,918 वोट सोनिया गांधी को रायबरेली से मिले थे, और यही दिनेश प्रताप सिंह हैं जिन्हें 3,67,740 वोट मिले थे जी। तो 2019 की लहर के बारे में आप सोच लीजिए कि 2019 में किस तरह की लहर थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 15 सीटों पर अगर इंडिया गठबंधन जबरदस्त टक्कर दे रहा है एनडीए को, तो कुछ ना कुछ तो माहौल जरूर बदला है। तो जब 2019 में आप 3,67,000 वोटों पर थे, जब बीजेपी की एक जबरदस्त प्रचंड लहर थी। और अभी इक्वेशन पर हमने बात किया ना मनीष, अब पूरी तरीके से इक्वेशन आपके विरोध में है, आपके पक्ष में इक्वेशन नजर नहीं आते, तो स्थितियां आपके लिए बड़ी डामाडोल नजर आ रही है। ठीक है, इस पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि देखिए यूपी में 6 सीटें ऐसी है जहां पर पेच फंस गया है, जिन पर विस्तार से बातचीत करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन इन 14 सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कह लें मुश्किलें कड़ी हो गई हैं, और साथ ही साथ टक्कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेहद कड़ी दे रहे हैं। इन्हीं पर विस्तार से बातचीत करें, हमारे साथ में लगातार खास लोग बने हुए हैं। कैसरगंज से हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, कैसरगंज की बात करें, करण भूषण को इस बार प्रत्याशी बनाया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम चुनाव से पहले खूब चर्चा में रहा, कई तरह
के आरोप प्रत्यारोप उन पर लगते रहे, वो अपने बयानबाजी पर लगातार उसी अंदाज में बयानबाजी करते रहे कि हम डरे नहीं थे। उनका दबदबा हम कह लें कायम रहा, उनका सीट भले कटा लेकिन उनके ही बेटे को उनके परिवार से मिला, जिसके बाद हालांकि नाराजगी जो लोग जो महिला पहलवान बैठी थी उनकी ओर से दिखाई गई। लेकिन आज जब वोटिंग हो रही है तब क्या नजर आ रहा है? क्या मुकाबला यहां पर जो दूसरे प्रत्याशी हैं दलों के वो कड़ा दे पा रहे हैं, या फिर दबदबा ब्रजभूषण शरण सिंह का हम उन्हीं के शब्दों में कह लें अभी भी बरकरार है? जी, आपको बता दें कि जनपद गोंडा के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में ब्रजभूषण शरण के बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा जी। तो अब देखने वाली बात है कि कैसरगंज लोकसभा में जातीय समीकरण की वजह से यानी आज के समय 3 बजने हैं, लेकिन जातीय समीकरण को देखते हुए यहाँ पे बीजेपी की बिल्कुल नैया डूबती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा जो समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जातीय समीकरण पे चुनाव दूसरी मोड़ पे जा रहा है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। मनीष जी लगातार बने। मनीष, रायबरेली को लेकर हमने चर्चा की, लेकिन कैसरगंज भी एक ऐसी सीट है जिस पर मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं बीजेपी के लिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम, ये नाम ऐसा था जो जब चर्चा में आया तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इस नाम का असर सिर्फ इस नाम की ही सीट पर होगा, बल्कि पूरे देश में असर हो रहा था। पूरे देश की जनता सवाल पूछ रही थी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब बेटियां महिला पहलवान जिस तरीके से निकलकर सामने आई थी उसके बाद ये नाम बहुत चर्चा में रहा। अब उनके बेटे को टिकट मिला है, नुकसान उनको हुआ इतना कि उनका टिकट काट दिया गया। अगर प्रैक्टिकली देखें तो सर इसे नुकसान भी नहीं कहेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह आज कह रहे थे कि करण भूषण हमसे भी अच्छा काम करेंगे। आप क्या देख पा रहे हैं इस सीट पर? गरिमा, एक बार फिर मैं थोड़ा सा वहां पे जाऊंगा। विधानसभा 5 है, 5 विधानसभा में 4 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। एक जो कैसरगंज है जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वही समाजवादी पार्टी के बाले में सीट है। आप समझिए, जब ये 2014 में इन्होंने 2019 में जब ये जो चुनाव जीते थे तो इनको जो वोट मिला था वो 5,81,000 रुपए के आसपास मिला था, मतलब 6 लाख के आसपास इनको वोट मिला था। उसके बाद 2014 में, उसके पहले जब 2014 में ये चुनाव जीते थे तो इनके पास इनको 3,81,000 वोट मिला था। चूंकि 2014 और 2019 में थोड़ी सी परिस्थितियां बदली, जो सीटों का आंकड़ा था, पहले सपा के पास ज्यादा सीटें थी, भाजपा के पास कम थी, लेकिन 2022 में भाजपा के साथ जो है की सीटें बढ़ गई। उसके बाद अब जो चुनाव हो रहा है तो उसमें जब थोड़ा सा हम 2014 में ले चलेंगे, 2014 में जब इन्हें 3,81,000 वोट मिला था उस समय करीब 3,03,000 वोट समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पंडित सिंह को मिला था। पंडित सिंह समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के में मंत्री रहे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो बड़ा जीत और हार का जो अंतर रहा है ना वो बड़ा कम ही रहा है, 1 लाख वोटों के आसपास हमेशा अंतर रहा है। अब आते हैं इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव में इसमें कोई संशय नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी को असहज होना पड़ा था। ब्रजभूषण सिंह का के अलावा अगर और कोई प्रत्याशी होता, जैसे आपने बाराबंकी का देखा होगा, बाराबंकी में उपेंद्र रावत थे, बाराबंकी में उनका एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ और उनको जो है उनको अपनी दावेदारी कैंसिल करनी पड़ी, उन्हें छोड़ देना पड़ा टिकट। लेकिन ब्रजभूषण सिंह के साथ ये तो धरना प्रदर्शन कितने वो चले, तो उसके बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया। लेकिन जो ब्रजभूषण शरण सिंह दावा कर रहे हैं, क्षेत्र में भी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, तो वहां के अगर लोकल लोगों से भी पूछेंगे तो थोड़ी सी नाराजगी है। उसके अलावा अभी आप 1-2 दिन पहले का जो समीकरण अगर तय करेंगे, वहाँ सभी वर्ग के वोटर्स हैं, वहाँ ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, ओबीसी भी हैं, लगभग SC ST सब भी हैं। अभी आप देखिए कि अभी 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत सारी गालियां वायरल हो रही हैं, बहुत सारे जाति विशेष लोगों को गालियां दी जा रही हैं, बहुत सारे लोगों को कोसा जा रहा है, तो इससे भी थोड़ा सा माहौल खराब हुआ। लेकिन चूंकि एक दबंग छवि तो है उनकी आसपास, सिर्फ कैसरगंज लोकसभा सीट नहीं बल्कि गोंडा में भी उनका प्रभाव है, उसके पास बलरामपुर में भी उनका प्रभाव है, अगल बगल के जनपदों में भी उनका प्रभाव है। लेकिन इस बार ये लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल है। वहां पर इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो भी बड़ी जोरदार टक्कर ब्रजभूषण शरण सिंह को दे रहा है। तो हर बार जो बड़े आसानी से होता था कि 1 लाख
वोटों की अंतर से वो जीत जाते थे, तो इस बार गेम पलट भी सकता है, खेल बिल्कुल, पलट भी यानी सकता है। वो जो मुद्दा पूरा सामने आया था वो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को भी प्रभावित कर गया है। देखिए, वैसे तो देखें मनीष, उस पूरे मुद्दे ने देश भर में सवाल उठाए थे, देश भर की जनता, विपक्ष, सबने सवाल पूछे कि आखिर ये क्यों हुआ। एक गरिमा एक और अहम कारण बताऊंगा मैं, एक अहम कारण और बताऊंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसे नेता हैं कि आप ये देखिए, खुल के कुछ नहीं बोलते, लेकिन हर जगह वो, अगर आप कहीं भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में उनसे पूछेंगे, तो जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, तो वो तमाम इस तरह से घुमाने फिराने वाले बयान देते हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ उनकी नजर में कुछ हो नहीं। तो अब ये जो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे की हैं, उसमें से कुछ विधायक तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के भी समर्थक हैं, मुख्यमंत्री की गुड बुक में है। तो उनकी भी कोशिश होगी कि इस बार जो आदमी खुलेआम, जो तमाम जिसको पार्टी ने मुख्यमंत्री बना रखा है, उसके बारे में खुलेआम बोल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो चोट हम भी पहुंचाएंगे। तो वो जो अंदरूनी चोट होती है ना, वो पहुंच सकती है। यानी पार्टी लाइन के भीतर वाला नुकसान भी इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह को उठाना पड़ेगा। पार्टी के भीतर का जो वो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और खैर, नतीजों के साथ तस्वीर साफ हो गई थी कि मनीष जी आपके पास लौटेंगे। और देखिए, हम लगातार उन सीटों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं जिन सीटों पर इस बार पेच फंस गया है, या ये कह लें कि जिन सीटों पर बीजेपी की राहें मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज यूपी में 14 सीटों पर मतदान हो रहा है और लगातार सुबह 7 बजे से आम जनता वोट डालने के लिए पहुंच रही है। 14 सीटों में से 13 सीटें 2019 में ऐसी थी जिन पर बीजेपी काबिज हुई थी। रायबरेली को छोड़कर सभी पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं, वक्त बदल गया है और चीजें भी बीजेपी के लिए बदलती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर वाकई में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उन्हीं में से एक है कौशाम्बी से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध पांडे जुड़ चुके हैं। पहले उनका रुख कर लेते हैं, अपडेट लेते हैं। अनिरुद्ध, कौशाम्बी से क्या अपडेट है? 3 बज चुका है, 3:30 बजने को है लगभग, और वोटर्स कितनी संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं और इस बार मुश्किलें कितनी बढ़ी हैं? क्योंकि राजा भैया का नाम जिस तरीके से सामने आया, राजा भैया के नाम को लेकर मुलाकातों की तस्वीरें जो सामने आई, उन सब चीजों ने सरगर्मियां बहुत बढ़ा दी हैं कौशाम्बी में पिछले 1-2 दिन की ही अगर हम बात कर लें। जी, आपको बता दूं कि कौशाम्बी में, यूपी के कौशाम्बी जिले में जिस तरह से आज भीषण गर्मी में और तापमान 40 का है और गर्मी में मतदाताओं को कम मतदान परसेंट आ रहा है, जो 40%। देखिए बूथों पे किस तरह सन्नाटा पसरा हुआ दिखाया जाए कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी जगह पे है लंबी लाइनें लगा करती थी, पर लेकिन आज देखा जाए तो मतदान केंद्र के बाहर कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है। अब तक कौशाम्बी का मतदान परसेंट 36 से 37%, जो कौशाम्बी जिले के 50 लोकसभा 50 में 5 विधानसभा हैं, सिराथू, चायल, मंझनपुर, बाबागंज, कुंडा। जी
ठीक है, आपके पास लौटते हैं। मनीष जी हमारे साथ में लगातार बने। मनीष जी, कौशाम्बी की बात करें तो देखिए राजा भैया के इलाके में खेला हो रहा है, कहा जा रहा है। राजा भैया एक ऐसा नाम है जो चर्चा में रहे, दलों के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाता रहा। और देखिए मुलाकातें जब होती है ना तो बहुत कुछ निकल कर सामने आता है। जब विनोद सोनकर के साथ उनकी मुलाकात हुई तो वो तस्वीर ने एकदम से जो पारा है हम कह लें वो गर्मी में भी और गर्म कर दिया। क्या देख पा रहे हैं आप कौशाम्बी में? देखिए कौशाम्बी की तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। इंद्रजीत सरोज का बेटा वहां से चुनाव लड़ रहा है। इंद्रजीत सरोज मंझनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 में चुनाव लड़े, विधायक बने। उसके अलावा 5 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें बाबागंज है जो जनसत्ता दल के पास है, यानी राजा भैया की पार्टी है, विनोद सरोज उनके विधायक हैं। कुंडा से वो खुद विधायक हैं। हाँ। सिराथू पल्लवी पटेल आपको मालूम ही होगा, समाजवादी पार्टी के टिकट से गठबंधन उनका 22 में हुआ था तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से विधायक बनी थी। तो ये कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में तो जाने वाले नहीं, क्योंकि इनकी बहन जी जो है पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और केशव प्रसाद मौर्य को हराया भी था, इससे भी चर्चा में आई। उनका बेटा चुनाव ही लड़ रहा है। और उसके बाद चैल पूजा पाल। तो पहले तो बिल्कुल बिल्कुल अब आप ये समझिए कि कौशाम्बी एक ऐसी सीट है, एक ऐसा जिला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। वहां विनोद सोनकर चुनाव कैसे जीतते थे? वहां विनोद सोनकर जो चुनाव जीतते थे 2014 और 2019 में, जब 2019 में जब ये चुनाव लड़े थे तो इनका जो वो वोट मिला था, इनको मिला था 3,83,000। और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यही इंद्रजीत सरोज, जिनका बेटा इस बार चुनाव लड़ रहा है, उन्हें 3,44,000 वोट मिला था। तो 3,83,000 और 3,44,000 बहुत बड़ा 40-50 हजार वोटों का फासला, बहुत बड़ा फासला आप नहीं कह सकते। तब जब राजा भैया की मौन सहमति होती थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उनका झुकाव होता था। हाँ। कहीं ना कहीं से राजा भैया को मैनेज किया जाता था। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये 2-3 चेहरे ऐसे हैं जिसमें इस समय राजा रघुराज प्रताप सिंह सबसे ऊपर हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह और राजा भैया। बिल्कुल राजा भैया की चर्चा आज हर जगह हो रही है, क्योंकि राजा भैया ने तो खुलेआम कह दिया कि भाई जिसे चाहो उसे जाके आप लोग वोट दो। हाँ। और विनोद सोनकर वाली तस्वीर आपने देखी होगी, जब वो महल में गए थे, उनके जो है बेती महल में गए थे और जो उंगली उठा के, जैसे लगता है ना, देख के ही लगता था कि मतलब वहां की स्थिति क्या रही होगी। हाँ, और सोनकर साहब का ठीक चुनावों के पहले आपने वो वीडियो भी देखा होगा। हाँ, जब वो करोड़ों की बात कर रहे थे, वायरल हुआ था। हाँ। तो कुल मिला जुला के अगर बीजेपी, मुझे लगता है कि विनोद सोनकर की जगह वहां किसी और प्रत्याशी को चुनाव लड़ाती तो हो सकता है कि सहमति राजा से बन जाती। लेकिन ठीक है, तस्वीरें तो तुरंत आनी शुरू हो गई। एक तरफ राजा भैया ने अपील की कि उन्हें, यानी उनके समर्थकों को कहीं से किसी को जिसे समझ चाहे उसे, हम जो कह रहे हैं कि पेज फंसा हुआ है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए समर्थकों पर अपनी बात छोड़ देना राजा भैया का, ये बहुत कुछ कह गया। और अंदर खाने से खबर तो ये भी मिल रही कि राजा भैया ने डील पूरी नहीं हुई तो सपा के साथ कहीं ना कहीं, वो एक इंटरनल बात है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, तो डील नहीं पूरी हुई बीजेपी के साथ में, तो सपा के साथ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। अब क्या होता है वो खैर आगे उस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में एक और सीट से हमारे संवाददाता बाराबंकी से राहुल त्रिपाठी हैं, उनको जोड़ते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। राहुल, बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में देखिए 3 बार कोई भी जीता नहीं, यानी किसी भी सांसद ने हैट्रिक नहीं लगाई है। पहले प्रत्याशी उपेंद्र रावत थे, अब बीजेपी ने राजरानी रावत को उतारा है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज माहौल कैसा है? वोटिंग कितनी हो रही है? जैसा कि अभी का ताजा अपडेट आ रहा है कि 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हट जाए, यानी कि बाराबंकी के बंद कर दो साले, हट दो साले। और जो यहाँ पर इसके पहले सांसद थे उन पर आरोप लग जाने के कारण टिकट बदलना पड़ा था भाजपा को। सामने लगाए रहो को मिला है। जब हमको बोली तो हम फिर प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता प्रेम बना है, अब जान के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे एक बार जानकारी दें कि उनका क्या सोचना है इसके बारे में। देखिए राहुल के पास से कुछ एक्स्ट्रा आवाज आ रही है, उसको बंद कीजिए प्लीज। आप बताएं भाई साहब जी, कैसा आपका क्या मुद्दा है चुनाव में? आपका कौन प्रत्याशी जीत रहा है? यहाँ जो राजधानी जीत रही और 1 लाख वोट। लोग तो कह रहे हैं कि कई लोगों का कहना है कि गठबंधन के प्रत्याशी की टक्कर है। क्या लगता है आपको, उनकी टक्कर है किसी तरह से?
इतनी टक्कर नहीं, टक्कर है लेकिन इतनी ठीक है, टक्कर नहीं। ठीक है। राहुल लौटेंगे। देखिए आप यहाँ पर उनसे बातचीत कीजिए और जानिए। देखिए टक्कर को लेकर आम जनता से राहुल हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के मन में क्या कुछ है ये भी बहुत अहम है। और इस बार बाराबंकी में भी मुकाबला बहुत टाइट हो गया है। मनीष जी हमारे साथ में लगातार बने। मनीष जी, लखनऊ से सटी हुई सीट बाराबंकी, लेकिन इस बार आसान कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बाराबंकी में क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं मनीष जी? गरिमा, बाराबंकी में भी जैसा कि हमने बताया स्थितियां अनुकूल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दो उनके विधायक हैं कुर्सी और हैदरगढ़, दो विधायक भारतीय जनता पार्टी के, यानी 2 सीटें विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। उसके अलावा रामनगर, बाराबंकी और जैतपुर, ये 300 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। तनुज पुनिया जो चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कभी इनके पिताजी PL पुनिया इस सीट से सांसद हुआ करते थे, कभी कांग्रेस से समर्थन से, कभी जब कांग्रेस से थे तो उन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलता था। अब थोड़ा सा आते हैं 2009 और 2014 और 2019 का जो चुनाव परिणाम है। प्रियंका रावत 2014 में यहाँ से सांसद थी। उसके बाद अगले साल उनका टिकट काटा गया। फिर उपेंद्र सिंह रावत सामने आए। उपेंद्र सिंह रावत 2019 में चुनाव जीते। 2019 में करीब 5,35,000 वोट उनको मिले। 5,35,000, याद रखिएगा। जो समाजवादी पार्टी का सेकेंड रनर अप था, जो जिसे समाजवादी पार्टी ने लड़ाया था, उसका नाम था रामसागर रावत। रामसागर रावत को 4,25,000 वोट मिले थे। तो अब अंतर आप समझ लीजिए, मुश्किल से 1,10,000 वोटों का। तब ये स्थिति थी कि जब इस तरह का माहौल नहीं था। मैं फिर वही बताऊंगा कि 2014 और 2019 में जो लहर थी, वो लहर बहुत हद तक अब शांत हो गई है। जो वोटर है वो साइलेंट है, हर लोग कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कौन किधर जा रहा है। लेकिन जब आप समीकरणों को देखेंगे, जब वहां के पुराना इतिहास खंगालेंगे, तो आप समझ में आ जाएगा। जी ठीक है। और मनीष जी, देखिए आप भी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लहर। ये वो शब्द था 2019 में जब चुनाव हुआ था, उस दौरान इसी शब्द पर कह लें, अगर हम उनके नतीजों पर डालें तो इसी शब्द के आधार पर जीत भी मिली थी बीजेपी को। वो लहर थी जिसमें ऐसे चेहरों को भी जीत मिली जो चेहरे ना तो क्षेत्र के हुआ करते थे, ना तो राजनीति से कोई ताल्लुकात था, लेकिन एंट्री हुई, प्रत्याशी बनाए गए और बड़े मतों से जीत कर आई, क्योंकि लहर थी। लेकिन इस बार वो लहर वाला फैक्टर कम हो गया है। ये बात कहीं ना कहीं मैं जितनी सीटों पर आपके साथ चर्चा करूं वो निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। एक और संवाददाता हमारे साथ में मोहनलालगंज से पवन तिवारी जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ेंगे, उसके बाद उस पर आपसे बात करते हैं। पवन, मोहनलालगंज की बात करें तो कौशल किशोर यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं वो, और उन्हीं के नाम पर इस बार भी मोहर लगी। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? उनके बेटे का एक कांड था जो निकलकर सामने आया था, उनके कई तरह की उनकी खबरें निकलकर सामने आई थी, तो उन सब का कोई असर देखने को मिल रहा है क्या? समीकरण किस तरीके के बैठ रहे हैं? जी, आपको बता दें कि जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, उसमें लगभग 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें लगभग सभी पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो ये इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें काफी ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सरोजिनी नगर सीट है, यहीं से जो प्रत्याशी है कौशल किशोर, उनको बड़ी लीड मिली थी, लगभग 1 लाख की लीड मिली थी। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से पिछली बार चुनाव जीते थे। जगह पर उनको जो सिरौली में विधानसभा है और मोहनलालगंज है, वहां से उनको हार मिली थी। तो इस बार जो प्रत्याशी बनाए गए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से आर के चौधरी, वो मोहनलालगंज सीट के पूर्व विधायक है और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके, एक बड़ा चेहरा है। तो उसको देखते हुए इस बार काफी ज्यादा टक्कर मिली, क्योंकि मोहनलालगंज से जो वो वहीं के रहने वाले हैं आर के चौधरी, इसलिए उनका वहां पर पलड़ा भारी है। इसके साथ साथ सिधौली जो सीट है। ठीक है पवन, आपके पास लौटते हैं। पवन लौटेंगे आपके पास, अभी मनीष जी के पास में जाते हैं। मनीष जी, मोहनलालगंज, कौशल किशोर एक ऐसा नाम है जो देखिए बीजेपी के खास रहे हैं शुरुआत से ही, और इस बार भी उन पर विश्वास दिखाया गया है। लेकिन उनके हम या ना कहें, लेकिन उनसे जुड़े हुए उनके बेटे के भी केस के बारे में हम सब ने देखा था किस तरीके से सामने आया था, जिसके चलते सरकार को भी घेरा जाता है। कहा जाता है ना कि बीजेपी सरकार में मंत्री का बेटा, तो वो चीजें निकलकर सामने आई थी और वो सारी चीजें हुई, जिसके बाद कौशल किशोर ने खूब सफाई भी दी थी। लेकिन राजनीति में वो बीजेपी में खास रहे हैं और इस बार भी उन पर उनके नाम पर अंतिम मोहर लगी है। तो क्या जो जीत की मोहर है वो लग पाएगी? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? गरिमा, देखिए अभी तक हमने जो 4-5 सीटों का विश्लेषण किया, वहाँ पर अगर
उन सीटों में अगर भाई देखिए माहौल तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सिधौली, मलिहाबाद, बक्सी का तालाब, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज, ये 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन एक चीज और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 2014 में जब कौशल किशोर चुनाव लड़े थे तो इन्हें 4.5 लाख वोट मिले थे, और आर.के. चौधरी जो इनके अगेंस्ट चुनाव लड़े थे उनको 3,09,000 वोट मिले थे। 2019 में जब ये चुनाव लड़े तो इनको 6,29,000 वोट मिले, और सीएल वर्मा बसपा के जो सेकंड रनर अप थे उनको 5,39,000 वोट मिले। तो 1 लाख सीटों का यहाँ भी अंतर है, 1 लाख वोटों का यहाँ पर भी अंतर है। 5 सीटें इनके पास हैं। लेकिन अब आते हैं हम दूसरे फैक्टर पर। आर.के. चौधरी बहुत पहले से बहुजन समाज पार्टी के टाइम से यहाँ की राजनीति करते हैं। एक मजबूत गठबंधन ने प्रत्याशी आर.के. चौधरी के रूप में उतारा है। दूसरी मैं इनके इमेज बताऊं, मैं मोहनलालगंज सीट मतलब लोकसभा सीट का मैं खुद वोटर हूं। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। मेरी कॉलोनी में कम से कम 500 लोग होंगे, 500 ऐसे मकान होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट हर साल आंख मूंद के देने चले आते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इस साल जहां 500 लोगों का घर होता, 500 परिवार रहते हैं, एक भी उनका प्रतिनिधि, सांसद जी की तो बात छोड़िए, एक भी प्रतिनिधि झांकने तक नहीं आया कि उनके जो वोटर्स हैं वो उन्हें वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसी, जो चूंकि पार्टी का संगठन का अपना सिस्टम होता है, वो मंडल अध्यक्ष को देता है, मंडल अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, सुनिश्चित कराते हैं कि सारे वोटर्स घर से निकले जाएं, उनको वोट दें। लेकिन उनकी उदासीनता की वजह से जो ये 1 लाख वोटों से वो जीते हैं, जो जीतते आए हैं, मुझे लगता है कि इस बार कम से कम 1 लाख नहीं 1.5 लाख वोटर तो अपने घर से ही नहीं निकले होंगे मोहनलालगंज में, जो इन्हें वोट देते आए हैं। क्योंकि सबसे आप कह सकते हैं सबसे जो है लखनऊ, एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं हमारी सीट है, हम लंबे वक्त से रहे, तो उसके चलते उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है मनीष जी, देखिए 6 सीटों पर हमने बात की कि किस तरीके से यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। तस्वीर तो हालांकि 4 जून को पूरी तरीके से साफ होगी कि आखिर किस सीट पर किसे जीत मिलेगी और किसे हार। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो अहम खबर आपको बताए थे, जहां पर यूपी में 6 सीटें इस बार फंस चुकी हैं और इन पर क्या नतीजा होगा ये आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ में 3 बजे तक की बात करें तो 33.50% मतदान 3 बजे तक पूरा हो सका है। मोहनलालगंज में 41.43% मतदान पूरा हुआ है। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आया है। 3 बजे तक 39.36% मतदान होने की बात सामने आई है। और अमेठी की बात करें तो 3 बजे तक 38.21% मतदान हुआ है। जालौन में 46.19% मतदान 3 बजे तक हो सका है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, ये यूपी की सीटों का मतदान प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। झांसी में भी मतदान प्रतिशत सामने आया है। हमीरपुर में 3 बजे तक 40.71% मतदान पूरा हो चुका है। बांदा में 3 बजे तक 40.20% मतदान पूरा हो सका है। बड़ी खबर फतेहपुर की बात करें तो 47.23% मतदान, यानी यहां पर इस सीट पर मतदान ज्यादा हुआ। कौशाम्बी में 3 बजे तक महज 36.25% मतदान ही हुआ है। बाराबंकी में 55.34%, यानी लोग निकले घरों से और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। यहां का प्रतिशत अब तक ज्यादा सामने आया है, 55% मतदान बाराबंकी में हो चुका है। और फैजाबाद की बात करें तो 40.77% मतदान 3 बजे तक हुआ है। कैसरगंज में 38.50% मतदान 3 बजे तक हो सका है। गोंडा में 3 बजे तक 44.04% मतदान पूरा हो गया है। बड़ी जानकारी, 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आया है। दोपहर 3 बजे तक का यह वोट प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ की बात करें, बड़ी खबर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। अमेठी की बात करें तो अमेठी में भी मतदान प्रतिशत सामने आया है। जालौन में 3 बजे तक 46.19% मतदान पूरा हो चुका है। झांसी में 3 बजे तक 43.61% मतदान पूरा हो सका है। बड़ी जानकारी, हमीरपुर में 3 बजे तक 40.71% मतदान पूरा हुआ है। और बांदा में 3 बजे तक 40.20% मतदान पूरा हो सका है। तो 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है। फतेहपुर में भी मतदान प्रतिशत सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी बीच हमीरपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, जहां बूथ संख्या 51 में वीवीपैट खराब हो गया है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, लगभग आधे घंटे तक वीवीपैट खराब रहा और जिसके चलते वोटिंग बाधित हुई है। बड़ी खबर, लगभग आधा घंटा बाद वीवीपैट को चेंज करवाया गया है, जिसके बाद ही वोटिंग शुरू हो सकी है। तो आधे घंटे के लिए मतदान हमीरपुर में प्रभावित रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां आधे घंटे के लिए लगभग मतदान प्रभावित हुआ है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आधे घंटे तक मतदान प्रभावित रहा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आधा घंटा मतदान प्रभावित रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आधे घंटे मतदान प्रभावित रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें, वीवीपैट खराब होने के चलते मतदान प्रभावित होने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं छत्तीसगढ़ से। इस बीच एक बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में भीषण हादसा होने की बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में गहरी खाई में पिकअप पलटने से बड़ा हादसा, 14 महिलाएं और 1 पुरुष मरने वालों में शामिल। वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे इस वाहन में सवार 15 लोगों की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ हादसे में 15 लोगों की जान गई है। कबीरधाम में भीषण हादसे की बात सामने आई है। पिकअप में 25 से 30 लोग सवार थे। हालांकि 15 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, पिकअप में 25 से 30 लोग लगभग सवार थे और वाहन अनियंत्रित हो गया, जिसके बाद गहरी खाई में जा गिरा और 15 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से 14 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में भीषण हादसा हुआ है। 15 लोगों की मौत की बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी, मरने वालों में 14 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल बताया जाता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। कबीरधाम में भीषण सड़क हादसा हुआ। घायल 8 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कबीरधाम के कुकदूर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में भीषण हादसा हुआ, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है। और मरने वालों में 14 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल है। वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा, 15 लोगों की मौत हो गई है। इस वाहन में 25 से 30 लोग सवार थे। बाकी का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कबीरधाम में भीषण सड़क हादसा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। कबीरधाम में भीषण सड़क हादसा हुआ है।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कौशाम्बी में 6 घंटों के बाद मतदान शुरू हुआ है। रास्ते को लेकर मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ग्रामीणों को मनाया है और हसामपुर माढ़ू का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो हसामपुर माढ़ू का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कौशाम्बी से खबर, जहां 6 घंटों के बाद मतदान शुरू हो सका है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ग्रामीणों को मनाया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और हसामपुर माढ़ू का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, कौशाम्बी में 6 घंटे बाद शुरू हुआ मतदान। रास्ते को लेकर मतदाताओं में नाराजगी थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ग्रामीणों को मनाया है। अहम खबर आपको हम बता दें और बहराइच से खबर है, जहां पर केसरगंज विधायक आनंद यादव ने वोट डाला है। जनता से ज्यादा वोट डालने की अपील भी की है। इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। बीजेपी के 400 पार के नारे का पलटवार करते हुए नजर आए हैं। जनता से ज्यादा वोट डालने की अपील भी की है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन की जीत का दावा भी किया। बीजेपी के 400 पार के नारे का पलटवार भी किया है। जनता से हमारी यही अपील है कि पूरे देश में, प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं और निश्चित तौर पे सरकार बदलेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं और इंडिया की सरकार। आपके इस बूथ पे बहुत सन्नाटा है, मतदाता जागरूक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ देखिए हमेशा 65 से 70% वोट पड़ता है और 70% से इस बार और अधिक वोट पोल होगा। आप यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक है, हमारे गांव का मतदाता बहुत जागरूक, हमारे क्षेत्र के गांव के लोग सरकार बदलने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उसमें सबसे आगे हमारे क्षेत्र के लोग हैं। लोकसभा चुनाव में आज 5वें दौर का मतदान जारी है। 49 सीटों पर कहीं सुस्त तो कहीं तेज गति से वोटिंग जारी है और इस दौर में जहां अमेठी रायबरेली की सीटों पर सबकी नजरें हैं, तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की 6 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है, जहां बॉलीवुड सितारों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। फिल्म सितारों की बात करें तो नाना पाटेकर ने मतदान स्थल पर जाकर वोट डाला। परेश रावल अपनी पत्नी के साथ बूथ पर पहुंचे। फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा, एक्टर राजकुमार राव ने बूथ पर जाकर वोटिंग की है। वहीं एक्ट्रेस अरुणा ईरानी, जानवी कपूर, पायल रोहतगी और श्रेया सरन ने भी मतदान केंद्र में जाकर वोट डाला है। 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई से, सितारों की तस्वीरें जो वोट डालने के लिए पहुंचे। वेट। और अगली खबर आपको सीतापुर से बताते हैं। इसी बीच सीतापुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस और मतदाताओं के बीच नोकझोंक हुई है। सीतापुर से खबर, वोट डालने से रोकने पर विवाद हुआ। सीतापुर से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सिधौली विधानसभा के बड़ी गांव का ये पूरा मामला है। तो सिधौली विधानसभा के बड़ी गांव का मामला, पुलिस और मतदाताओं के बीच यहां पर जमकर नोकझोंक हुई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, वोट डालने से रोकने को लेकर पुलिस और मतदाताओं के बीच में विवाद हो रहा है। तो वोट डालने से रोका जा रहा था। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, सिधौली विधानसभा के बड़ी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर से खबर, वोट डालने से रोकने पर विवाद हुआ। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सिधौली विधानसभा के बड़ी गांव का यह पूरा मामला बताया जाता है। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।